अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाइयों और बहनों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ लोग मुझे पूछ पाछ कर रहे हैं, खासकर ये यूट्यूब की जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। वो कह रहे हैं कि आप इतने मुल्कों में चले गए हो, तो ये बताओ वहाँ का खर्चा कैसा है और किस तरह की माहौल है कुछ मुल्कों में, मतलब जितने मुल्कों में जो मैं जा चुका हूँ वो लोग यही पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप सबको अल्लाह खुश रखे। और मैं ये वीडियो को बराबर आप लोग सुनो, इंशाल्लाह सारी डिटेल बता देता हूँ कौन सी कंट्री में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह की माहौल है और कितना खर्चा है, कैसे उठना बैठना है, ये सब इस वीडियो में बताता हूँ। और मैं रहा आप लोगों का नासिर ट्रैवल। और सुने ये बात, मैं कम से कम 25 या 26 कंट्रियों में विजिट कर चुका हूँ। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, मैंने पहले वीडियो यूट्यूब में जो है ना वो नहीं किया था, मैंने हिस्सा नहीं लिया था। तो कुछ मुल्कों का जो है ना वीडियो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन शॉर्टकट जो वीडियो होते हैं ना उसके अंदर कुछ मैंने अपलोड करके भेजे हैं। तो सबसे पहले, जी सबसे पहले पाकिस्तान की जो नज़दीक नज़दीक मुल्कों का पहले बात करूंगा, फिर उसके बाद जो दूर दूर की कंट्रियां हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान जो मैं विजिट कर चुका हूँ या बल्कि वहां पर काम कर चुका हूँ, कतर। दुबई में तो मैं विजिट नहीं कर चुका हूँ, दुबई का एयरपोर्ट सिर्फ देख लिया, ट्रांजिट मेरा फ्लाइट था। तो दुबई में मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि दुबई का सिर्फ एयरपोर्ट ही मैंने देख लिया। तो दुबई नज़दीक पड़ता है। बाकी उस बाद में ये कतर। कतर में माशाल्लाह सबसे बेस्ट लाइफ है, अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। लेकिन वहाँ ये होता है कि व्हाट्सएप वगैरह वीडियो कॉल ऐसा थोड़ा सा बैंड लगा हुआ है। और उधर का जो है ना अरबी लोग भी थोड़ा सा स्मार्ट है, मतलब चाहो तो फ्रेंडली बन जाते हैं, अगर आप उन लोगों को गुस्सा दिला दो तो जल्दी से झट से गुस्सा भी कर सकते हैं। और कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, आप वहां जाके इस तरह का वीडियो भी पब्लिक के अंदर नहीं बना सकते हो। खासकर यूट्यूब वाले को बता रहा हूँ मैं। उसके लिए कोई परफेक्ट जगह चाहिए, मतलब कोई ऐसा बीच वगैरह वहां पर कोई फैमिली ना घूमता हो, कोई फैमिली या कोई मतलब ऐसे जो सीक्रेट जगह होते हैं ना जैसा आर्मी वगैरह, तो ये कहीं भी मतलब नॉट अलाउड करते हैं। कतर में खर्चा कैसा है, अगर आप लोग कतर एयरवेज के जरिए जाओगे तो आप लोगों को टिकट, होटल बुकिंग, जितना दिन का होटल बुकिंग होगा उतना दिन का आप वहां पर विजिट आप कर सकते हो, रह सकते हो, मतलब स्टे कर सकते हो। सॉरी, कतर एयरवेज का टिकट तो आप लोगों को पता है, सिर्फ कतर के लिए आप लोग जाओगे तो 1,15,000, 1,10,000, कभी कभी ऑफर भी चलता है। तो इस तरह आप लोगों को टिकट सस्ता भी मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है। होटल जो है ना वहाँ पर गर्मी में थोड़ा सस्ते हो जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर टूरिज्म कम होता है गर्मी में खासकर, और सर्दी में महंगे होते हैं। बाकी वहाँ का माहौल ऐसा है कि आप लोग किसी से झगड़ा मगड़ा करोगे तो आप लोगों को तो फौरन पकड़ा जाएगा, फौरन। चोरी करोगे भी तो पकड़ा जाओगे, मतलब जो भी आप क्राइम या कोई मसला बनाओगे तो आपको जट से वो लोग पकड़ेंगे। तो कतर में ये स्ट्रेक है, मतलब वहां पर आप किसी फीमेल को चिढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप रोड में जा रहे पैदल रात को 12 बजे के बाद, आपको जो है ना कभी भी रोक लेंगे वो लोग, चेक करेंगे कि आप कहाँ से आया, बता का दिखाओ। दिन में भी चेक करते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन में ज्यादा बैठा हुआ है या कोई पालतू जगह में रोड में भी बैठा हुआ है तो आपको चेक करते हैं। आप अपना आईडी या अपना पासपोर्ट दिखाओ, अगर सब कुछ सही है, लीगल तरीके से आप वहां पहुंचा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं मुश्किल होता है, कोई भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। दूसरा, जी भाईजान, भाइयों, दूसरा ये होता है कि वहाँ जो है ना कुर्निश है, एक समंदर का जो इलाका है जो दुआ सिटी में कुर्निश, वहाँ फैमिली डे लगता है। अगर आपके आपके साथ फैमिली गया हुआ है तो फिर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, पुलिस लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। अगर फैमिली नहीं है आपके साथ तो फैमिली डे में आपको वॉक यानी पैदल चलने भी वहाँ नहीं छोड़ते हैं, दूर से आपको इशारा करते हैं चले साइड में हो जाओ या तो कहीं और जगह चले जाओ। इस तरह का माहौल है। बाकी मॉल वगैरह में भी कुछ ऐसे फैमिली डे लग जाता है कभी कभी, तो वहाँ भी फ्राइडे को जो है ना, इस तरह फ्राइडे और थर्सडे या सैटरडे छुट्टी वाले दिनों में फैमिली डे लग जाता है।
जिस मॉल में फैमिली डे लगा हुआ है तो आप वहां जा नहीं सकते हो अगर आपका साथ फैमिली नहीं है। तो दोस्तों ये था कतर के हवाले से, बाकी डिटेल जो है ना आप लोग वहां पर जाओगे जाओगे तो पता चलेगा। जो मैं गया था इस तरह की माहौल थे। खर्चा ये है कि आपका टिकट होना चाहिए 1 लाख 1.5 लाख तकरीबन। टिकट का कभी कभी कॉस्ट आ जाता है और कभी कभी 1,15,000 1,10,000 कतर एयरवेज का। अगर आप सलाम एयरलाइंस के जरिए जाओगे तो 85,000 90,000 75,000 कभी कभी डिपेंड करता है उसकी टाइम के मुताबिक। सलाम एयरलाइंस में आपको खाना वगैरह नहीं मिलता है मगर सब कुछ मतलब इतना वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सिर्फ आपको लेके जाएगा। बाकी आप खुद खरीदो सब कुछ जो करना है। उसके अंदर भी फ्लाइट के अंदर भी खाना बिकता है, आपको खरीदना पड़ेगा। कतर वाइज पूरा फैसिलिटीज देता है आपको, खाना वगैरह सब कुछ मिल जाता है। चले। और बाकी वहां पर अगर आप रहोगे तो आप एक छोटा सा हॉस्टल भी, अगर आपने हॉस्टल तो इतने इतने नहीं है लेकिन कभी कभार मिल जाता है, कोई घर में चार चार पांच पांच छह छह आदमी एक एक कमरे में रह रहा है, किसी ने रेंट में रखा ले लिया और हॉस्टल बना दिया, तो आपको पर डे जो है ना 75 या 80 रियाल कतरी देना पड़ेगा। मगर वो होटल जो है ना ये कतर एयरवेज के अंडर में नहीं आता है, तो आपको जब आप 2 दिन के लिए अगर होटल बुकिंग करेगा कतर एयरवेज का तो फिर इमिग्रेशन वाले भी आपको 2 दिन ठहरने के लिए वहाँ कतर में छोड़ देंगे। हाँ, आपका कोई रिश्तेदार है या कोई पहचान है वहाँ पर, अगर वो लोग वीज़ा भेजेंगी तो आप 1 महीना तक रह सकते हो, उसके बाद एक्सटेंड भी कर सकते हो मेडिकल की क्लियर होने के बाद। दोस्तों ये तो शॉर्टकट कतर के हवाले से। आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का वीज़ा भी पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से मिल जाता है, बनिस्बत आपका कोई केस ना हो या कुछ मसला ना हो तो वो लोग आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे, अप्रूव कर देंगे मतलब। तो उसके लिए वही, जब मैं कराची से गया था तो तुर्की एयरलाइंस, बाकी फ्लाइटें भी जाते हैं पहले दुबई वगैरह वगैरह, मगर टिकट इतना महंगा है कि आपको 1.5 लाख तकरीबन लग जाएगा टिकट के ऊपर, 1,25,000 1,10,000 इस तरह। अगर सस्ते वाला फ्लाइट एयर अरबिया भी जाता है मगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट हो जाता है वो, डायरेक्ट मतलब फ्लाइट यहाँ से अभी शायद हो सकता है फ्लाई या अजरबैजान का खुद फ्लाइट आएगा। लेकिन वहाँ कैसा है, वहाँ जब आप एयरपोर्ट में उतरोगे तो आप लोग टैक्सी के जरिए मत जाओ। टैक्सी का जो है ना कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, 10 मन्नत बोलते हैं, 20 मन्नत ले लेता है। 10 या 20 मन्नत आपको मेन सिटी डाउनटाउन में लेके जाएगा, जहाँ आपने होटल बुकिंग किया है शायद वहाँ पर साहिल की साइड में। दूसरी उसका होटल का जो है ना 1 दिन 2 दिन, ये पॉइंट नहीं है कि होटल बुकिंग लाजम करो, लेकिन इमिग्रेशन वाले पूछेंगे आप कहाँ, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा। वीजा आपको अजरबैजान का ई वीजा होगा, जो पेपर वाला वीजा, आजकल यही वीजा मिल रहे हैं लोगों को, अभी थाईलैंड वालों ने भी ई वीजा बना दिया। तो ई वीजा जो है ना आपको दिखाना पड़ेगा, वो स्टाम्प मार देगा बस, ओके हो गया, आप अंदर चले जाओ। जैसा एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको एक छोटा सा कैबिनेट मिल जाएगा जो लोग बैठे हुए हैं बस के लिए, वहाँ एक कार्ड ले लो। वो कार्ड ट्रम पे भी चलता है और बस के जरिए भी चलता है। वो तकरीबन 1.5 मन्नत ऐसा कुछ समथिंग, मेरे मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना ही याद आ रहा है कि मैं बस के जरिए गया था, थोड़ा सस्ता पड़ गया था। तो बस भी आपको जो है ना, आपको सिर्फ अकेला नहीं बाकी लोगों को भी उठा के फिर चले जाएगा। और टाइम टू टाइम आ जाते हैं, हर आधे घंटे में एक एक बस आता है, एयरपोर्ट सर्विस टू एयरपोर्ट से लेकर थोड़ी सिटी सिटी के अंदर। और अजरबैजान में आप पूरे रात भी घूमो तो आपको कोई पुलिस मुलिस, अगर आप झगड़ा किसी से नहीं करो या कुछ मसला नहीं करो तो आपको पुलिस वाले जो है ना आपको नहीं पकड़ते हैं। मतलब इजी लाइफ है, बिना मकसद नहीं पकड़ेंगे, अगर आपने कुछ प्रॉब्लम बनाया तो फिर पकड़ेंगे। मुल्क बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, हीरे की तरह चमकता है रात में। और पेट्रोल वगैरह भी वहां पर निकल रहा है, उसको कहते हैं सेकंड दुबई। आज़रबाईजान का जो शहर है ना बाकू, यूरोप में जाओ या आज़रबाईजान में जाओ आपको सेम फीलिंग हो जाएगा। दोस्तों मैं लंदन में भी गया था, फ्रांस में भी गया था, ये तो सारे यूरोप है, स्पेन में भी गया था, इटली में भी गया था, ये 4 कंट्री यूरोप का मैंने देख लिया है। बाय ट्रेन भी गया था, कभी आप लोगों को वीडियो बना के दे देता हूँ अगर मेरा शायद पुराना मोबाइल में होगा शायद। तो यूरोप का जो लाइफ है वहाँ ज़्यादा बारिश होता है और ठंडा होता है और आपको भाग दौड़ना करना पड़ता है। आपको हमेशा कोई ऐसी जगह तलाश करना पड़ता है जहाँ पर आपको बारिश ना लगे, मतलब कोई कोई सपोर्ट, कोई छत का नीचे। तो रोड में आप इतना पिकनिक वगैरह मतलब कभी कभार कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बारिश ज़्यादा ठंडी जैसा लंदन में
अजरबैजान में जून जुलाई में भी ठंडी होता है दोस्तों, और लोग बहुत मीठे हैं, और पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा इज्जत है अजरबैजान में। जितना इज्जत है पाकिस्तानियों का, दो कंट्रियों में ज्यादा इज्जत है, एक अजरबैजान एक जापान। अजरबैजान में और खर्चा भी, आप एक सैंडविच, बीफ बर्गर या शोरमा, वहां पर ज्यादा शोरमा, ये तुर्की स्टाइल जो होते हैं ना, ये आपको तकरीबन 1.5 मन्नत में एक पेप्सी, कोका कोला, जो ज्यादा कोका कोला वहां पर वो लोग पीते रहते हैं, मतलब वो मेल के ऊपर लगे हुए पुटू। तो कोका कोला और एक बीफ बर्गर, इस तरह, या कोई शुरमा, बीफ शुरमा या मटन शुरमा, इस तरह खाओगे तो बड़े बड़े सैंडविच होते हैं उन लोगों के पास। तो माशाल्लाह आपका एक आदमी का पेट आसानी से भर जाएगा। तो 1.5 मन्नत, डेढ़, दो, इस तरह का। जबकि 1 मन्नत पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में, उस वक्त जब मैं गया था तो 102 रुपया बनता था। अभी शायद थोड़ा और ज्यादा होगा। तो इतना का मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 202 मन्नत दोगे तो यूं समझ लो 300 रुपया, यूं समझ लो मतलब ना। अगर ज्यादा महंगा होगा तो 300, तो 300 रुपये का यहाँ भी खर्चा हो जाता है। आप एक बर्गर खाओगे या कुछ भी खाओगे तो महंगा इधर भी है, महंगाई मतलब। तो अजरबैजान सस्ता है, इसका मेरे कहने का मतलब है। अगर आप वहाँ पर, हॉस्टल वगैरह भी बहुत हैं, किसी भी जगह में आप शेयरिंग में एक चारपाई ले लो, आपको सस्ता मिल जाएगा। शायद मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि कितने का मिलेगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन सस्ता है। और कंट्री भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, रोड में ऐसे चलते जा रहे हैं, और रोड भी इतने साफ हैं। और जगह भी जो है ना, उसकी साइल की साइड में बड़े बड़े बाग हैं, उन्होंने इतना साफ करके रखा, फूलों का फूल लगा के रखा, और मजा ही मजा। अजरबैजान में अगर आप 4-5 बंदे एक साथ जाओगे तो बोर नहीं होगे। अगर अकेला जाओगे तो 1, 2 या 3 दिन बस, मैक्सिमम 4 दिन। 4 दिन अगर आप कामुश टाइप का आदमी है, अगर आपको ज्यादा दोस्त वगैरह मतलब घूमने फिरने के लिए आदत नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पब्लिक शोर शराबा वाला आदमी है तो आपको 4-5 दिन का अंदर आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो जाएगा। और लोग अच्छे हैं, खाना साफ सुथरे हैं, और अकोमोडेशन हॉस्टल वगैरह बिल्कुल साफ सुथरे हैं। बेहतरीन मुल्क है घूमने फिरने के लिए। और कोई कोई बंदे को वहां पर कोई जॉब भी अगर मिल गया तो उसके लिए कुछ, यहाँ के माहौल से वहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा है। मतलब अपना सीवी अकाउंट के लिए कुछ बैंक बैलेंस वगैरह भी बना सकता है अगर कोई जॉब मिल गया। ये सेम यूरोप की तरह है, लेकिन ये पहले था रशिया के अंडर में, अभी अजरबैजान है। तो दोस्तों सारे बातें इस वीडियो में शायद हो सकते पूरा ना हो जाए, अभी मगरब का भी अजान होने वाला है। और दूसरा, मैं चलो एक दूर का कंट्री बताता हूँ, जापान। जापान का माहौल ये है कि आपको वहाँ सख्त ठंडी मिल जाता है। अगर जनवरी फरवरी में जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर हमेशा घर में रहना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो आपका जो है ना सत्यानाश हो जाएगा, यानी इतना ठंडी। गर्मी में थोड़ा अच्छा होता है, गर्मी में भी वहाँ पर गर्मी होता है, लेकिन यहाँ की गर्मी से वहाँ का गर्मी इतना नहीं है। और खर्चा ज्यादा है, खर्चा ट्रांसपोर्ट में ज्यादा है। अगर आप लोग जापानी रेलवे का पास बनाओगे तो आप ओसाका, शिन ओसाका, योकोहामा जैसा, अमारी, ओकाइडो, इस तरफ जो मैं गया था ना, तो रेल का पास जो बनता था पहले $300 में, 1 हफ्ते का वैलिड होता है उसका अंदर। 1 हफ्ते में चाहे 50 भी बार बैठो, 50 बार उठो, जिधर भी जाओ। लोकल ट्रेन भी होते हैं और दूर का भी ट्रेन होते हैं, वो आपको फ्री कॉस्ट, मतलब यही है इंक्लूड, यही है, 300। दूसरा, जापान में खाना 1,000 रुपया, वहाँ का 1,000 येन, जबकि पाकिस्तान के 1,500 या 2,000 बन जाते हैं एक नाश्ता। अच्छा, आप लोग सुबह नाश्ता करोगे मतलब 1,000 रुपये का मिल गया, फिर दोपहर में उसका वही चीज का प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर 1,500 बन जाता है। पता नहीं क्या रूल है, कुछ पाकिस्तानी होटलों में मैंने ऐसे खाना खाया था, तो उन्होंने कहा कि सुबह टाइम अलग होता है, रेट अलग होता है, और रात में, शाम में अलग होता है, दिन में भी, दोपहर में, डिफरेंट डिफरेंट। पाकिस्तानी होटलों में जाओगे तो आपको टोक्यो का अंदर वीनू, और ये क्या नाम है, अकियाबारा, रुपंगी, इस तरह की जो जगह होते हैं ना छोटे छोटे, वहां पर झंडी लगा रहता है छोटा सा, और लाइट लगे हुए हैं, ये पाकिस्तानी हलाल फूड लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप लोग खाना खा सकते हो।
लेकिन टोक्यो शहर में हमेशा भाग दौड़ने वाला बात है। बिल्डिंग का बिल्डिंग बने हुए हैं, ट्रेन आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको हमेशा ट्रेन के पीछे भागना पड़ता है। इस सिटी से इस जगह से वहां जाने के लिए जमीन का नीचे भी ट्रेन चल रहे हैं, ऊपर भी ट्रेन चल रहे हैं, हमेशा कहीं भी आप नजर इधर उधर करो तो आप लोगों को ट्रेन ही दिखेगा, जैसा मेट्रो ट्रेन, सबवे। तो लाइफ वहाँ पर बहुत बिजी है। अगर एंजॉयमेंट करना है, मतलब पिकनिक करना है, तो साहिल वगैरह के साइड में आप जा नहीं सकते हो ठंडी में। गर्मी में अगर आप जाओगे तो साहिल की साइड में जाना चाहोगे तो नॉर्थ साइड में चले जाओ, जैसा ओकाइडो, सपोरो, इस साइड में जो है ना समुद्री इलाके में थोड़ा अच्छा है। और माउंट फूजी की साइड में जाओगे तो ये पहाड़ अच्छा सा खूबसूरत जो दिखेगा आप लोगों को यही है। और खर्चा है, मतलब आप एक बंदे का यूं समझ लो पाकिस्तानी 3,000 4,000 रुपया सिर्फ एक दिन का खाने का खर्चा होता है। आप जितना भी कंजूसी करो, खाना तो खाना ही पड़ेगा, पानी वगैरह आपको लेना ही पड़ेगा। जिस होटल में आपको फ्री में पानी पानी नहीं मिलता है, आपको खाना के साथ जो है ना पानी मिल जाता है। अगर आप कोई पहचान है किसी होटल वाले के साथ तो फ्री में कुछ गिलास 2 गिलास पानी दे देता है, लेकिन आपको बोतल का पानी वैसे सामने रख देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है, बड़े होटलों में आप जाओगे तो सामने पानी बोतल का रख देते हैं। लोग बहुत मीठे हैं, अच्छे हैं, सफाई का पाबंद है। आप अगर सिगरेट रास्ते में पियोगे तो आपको पकड़ेंगे वो लोग, पुलिस वाले आते हैं या बल्दिया वाले आते हैं, पकड़ेंगे। सिगरेट के लिए 1-1 किलोमीटर एक कैबिनेट बना हुआ है, वहां जाके बैठ जाओ जापानी लोगों के साथ। जो लड़कियां हैं और लड़के हैं जो भी हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपना सिगरेट पियो, वो लोग अपना सिगरेट पीते रहेंगे, कड़े कड़े कोई बैठा हुआ है इस तरह। ट्रांसपोर्ट का सहूलत बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट का सहूलत वहाँ पर जापान में बहुत ज़्यादा है। मगर छोटे छोटे इलाकों में आप जाओगे, अगर आपका पास जापानी रेलवे का पास नहीं है तो आपको 500 रुपया जो होता है ना जापान का, वो सिक्का होता है, नोट नहीं होता है, पेपर नहीं होता है। तो 500 इस तरह जो है ना, आपको एक एक जगह में टिकट लेके मशीन से सबवे में बैठ के जाना पड़ेगा। बस का ट्रांसपोर्ट भी है, अगर आपका समझ में नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आप। लेकिन जो बंदे ज्यादा देर तक रहेंगे कहीं किसी भी कंट्री में तो खुद ब खुद सीख जाएंगे, जैसा कि मैं थाईलैंड में हर काम सीख चुका हूँ। दोस्तों अभी मगरब का अजान हो रहा है, बड़ी मुआजरत, मगरब का अजान हो रहा है। इंशाल्लाह फिर मेरा वीडियो को आगे भी देखते रहो। तो यही जापान से जो है ना अभी ये वीडियो मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इतना बता रहा हूँ, जिस मुल्क में जाओगे एटीएम कार्ड आपका पास भी होगा, मास्टर, उसको चेक करो कि इंटरनेशनल कंट्रियों में चल जाता है कि नहीं चल जाता है, यहीं से चेक कर दो। ऐसा ना हो कि वहां जाओगे फिर बोलेंगे यार आपका बैंक का मसला है, ये हो प्रॉब्लम। कैश भी लेके जाओ, कैश ज्यादा कोशिश करो डॉलर बना के लेके जाओ, डॉलर किसी भी कंट्री में इजी चल जाता है। पाकिस्तानी रुपया कोई कोई कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर बोलेंगे बड़े बैंक में जाओ, उसको मतलब वैल्यू नहीं है। और आपको दूसरा जो है ना कॉस्ट, यानी अगर आप 10 दिन जापान में बैठोगे तो 10 दिन अगर आप हॉस्टल भी लोगे तो हॉस्टल का एक दिन का यूं समझ लो 5,000 रुपया पाकिस्तानी। 5,000 तो 10 दिन बैठोगे 50,000 रुपया ये हो गया। फिर खाने का अगर हर दिन 3-3 हज़ार लगाओगे तो 30,000 ये हो गया, ये हो गया, ये 80,000 सिर्फ आपका कॉस्ट वहाँ रहने का 10 दिन। ट्रांसपोर्ट का अलग है, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप लोकल कहीं पैदल जाओगे इधर उधर तो आपकी मर्जी, अगर आप दूर जाना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ट्रेन में शिनकनसन आप गेट रेलवे पास बनाओगे, $300 एयरपोर्ट में पेमेंट किया तो आपको वही $300 भी तो बहुत बड़ी बात है ना। चलो यूं समझ लो एक बंदा अगर जापान में जाएगा तो 1.5 लाख रुपया उसका अपना खाना पीना और ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो जाता है। टिकट को छोड़ दो, टिकट को अभी एरो एशिया आ रहा है कराची पे, एरो एशिया में यहाँ से कोलालमपुर जाओ, वहां से फिर थोड़ा सा एयरपोर्ट में बैठ जाओ, इंतजार करो दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट हो जाए। थोड़ा कोलालमपुर का एयरपोर्ट भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है और खूबसूरत है, तो आप लोग वहाँ एंजॉय करो। फिर वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट आपको एरो एशिया सीधा टोक्यो नारिटा लेके जाएगा। ये था जापान का टूर। यानी यूं समझ लो 2,35,000 और टिकट का हो गया और 1.5 लाख रुपया अपना खर्चा। फिर जापान आप 4.5 या 5 लाख यूं मैक्सिमम समझ लो कि 10 दिन आपका ये पैसे चले जाएंगे। अगर 5 लाख नहीं तो 4 लाख ही समझ लो।
और जापान का वीज़ा पहले फ्री कॉस्ट था, अभी भी फ्री कॉस्ट है, वीज़ा मिल जाता है टूरिज्म के लिए 15 दिन। लेकिन आजकल कंपनियां जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। पहले कंपनियां नहीं थे, पहले सफारत खाने में हम लोग खुद ही डायरेक्ट जाते थे, अभी नहीं। अभी उन्होंने कुछ जीसी पता नहीं क्या इस तरह की कंपनियों को डॉक्यूमेंट्स एडनल करने के लिए, लेकिन वो लोग आपसे 2,500 या 3,000 ले लेंगे सर्विस चार्ज। ये हो गया आपका 3,000 सर्विस चार्ज का। किसी एजेंट को भी दोगे तो भी वो लोग उसी के पास जाएंगे, एजेंट अपना लेगा, फिर डीसी अलग लेगा अपना। तो आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा सही बराबर होना चाहिए, तब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, वो 3,000 पानी में चला गया। दोस्तों, मगरब का अजान हो गया, बड़ी मुआजरत। अभी ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ, बाकी अगला वीडियो में अगला बाकी कंट्रियों के बारे में भी बताता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सेहत का ख्याल रखो और इंशाल्लाह दुआ में मुझे याद रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर कीजिए। और बाकी था ये आपका नासिर ट्रैवल, और ये हमारा छोटा सा एक कमरा है जिसमें मैं कभी कभार आता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं ही होता हूँ बस। सिंगल लाइफ है, यहाँ पर कोई नहीं सो रहा है। चलो, खुदा हाफिज़।